हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी उत्तराखंड वासियों का टू टैग पर। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 2 हमारा होने वाला है लीनियर इक्वेशन का। और जो हमारा कोर्स चल रहा है हमारे पास ये स्केलर और वन दरोगा के लिए आपके पास ये कोर्स हेल्पफुल होने वाला है आपके पास। ठीक है। और हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो उसको आप एक बार जाके जरूर देखना, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि इसको ना 4 लेक्चर में पूरा कर दें। ये हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें आज करने हैं सॉल्व। अगर नहीं हुए तो फिर हम इनको अगली लेक्चर में सॉल्व करेंगे अगर ज़्यादा टाइम लग गया। और चलो ठीक, पहले आगे बढ़ते हैं पहले तो। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हमारे पास लिंक है या स्कैनर बोलेंगे। ठीक है, अगर आप इसको स्कैन करोगे आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे, वहां पर आप ऐड हो जाओ। वहां पर आपको एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले सॉल्व करने के लिए, साथ में आपको लेक्चर की जब भी लेक्चर अपलोड होगा वहां पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और साथ में आप वहां पर हमसे डाउट भी पूछ सकते हो अगर आपको डाउट पूछना हो कोई। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे 3-4 जो क्वेश्चन, एक दो, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, जो हमने टॉपिक्स उसमें पढ़े थे, उसको उसके कुछ यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और मैं वहाँ एक चीज़ बताना भूल गया था लास्ट लेक्चर में, तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो हम पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो पहला आपके पास यहाँ हिंदी में लिखा हुआ और इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हो जहाँ आपको बेटर लगेगा। What is a system of simultaneous equations called if its graphs has intersecting line? देखो मैं आपको ना एक चीज पहले बता दूं। देखो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा कम करते हैं इसको। जैसे कि आप लोगों को पता है जब हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं लाइन, तो 3 प्रकार की कंडीशन बनती है आपके पास। पहली आपकी बनती है ऐसी वाली कि लाइन आपस में मिल जाती है, जो लाइन आपकी प्रतिच्छेद करती है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक आपकी होती है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और एक आपकी होती है संपाती, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट रे या फिर कोइंसिडेंट लाइन। अगर यहाँ लाइन आपका ये दोनों लाइन आपके पास एक के ऊपर एक है, तो आपके पास ना यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ ना हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। इन दो केस में सॉल्यूशन मिल रहा है, इन दो केस में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। और यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको। तो जब आपको सॉल्यूशन मिलता है ना, उसको ना बोलते हैं कंसिस्टेंट। इस वर्ड को आप लोग ध्यान से, ठीक है, कंसिस्टेंट बोलते हैं। जब आपको सॉल्यूशन मिलता है तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो आपके पास जहां पर सॉल्यूशन मिलता है, आपको एक सॉल्यूशन मिले या फिर आपको इन्फिनिट सॉल्यूशन मिले, यानी अगर आपको एक हल मिल रहा है या फिर आपको अनगिनत आपको हल मिल रहे हैं, दोनों को बोलेंगे कंसिस्टेंट। और हिंदी में बोलते हैं इसको संगत, संगत ही बोलते हैं। इसको संगत बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संगत। ठीक है। और दूसरा, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप देख सकते हो डायरेक्ट, तो मतलब कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास था वो, उसमें ये चीज पूछी थी आपके पास। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा था। तो जब सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो जब लाइन मिलती है तो वहां आपको सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन मिलने का मतलब आपका होगा कंसिस्टेंट, यानी मतलब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, संगत। ठीक है, संगत निकाय, जो भी आपके पास सिस्टम को बोलते हैं निकाय हिंदी में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जो आपका ये है ना डिपेंडेंट सिस्टम, इसको मैं आगे बताऊंगा। देखो इसको ना आप याद रखना अच्छे से। सॉल्यूशन मिलने का मतलब होता है कंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का निकाय अनंत हल रखेगा? तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब आपका होता है? ठीक है, देखो एग्जाम में डायरेक्ट करना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जो आपका कांस्टेंट नंबर होता है ना, या दोनों इस तरफ हो या दोनों उस तरफ हो, दोनों देखो दोनों की साइड है, राइट साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आपके पास
राइट साइड है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इन दो का रेशो यानी अनुपात k-1 अनुपात 15 बराबर 4:20, 4:20। अब देखो हमें ना k निकालना है, हमें ना k निकालना। देखो आपको याद होगा जब मैं कल लास्ट क्वेश्चन किया था ना, वहां पर क्या था आपके पास, वहां पर अगला केस आपका ऐसे था, हमने इसलिए दोनों को सॉल्व किया क्योंकि दोनों ना अलग चीज बता रहा है, ये बता रहा है कि बराबर नहीं है, ये बता रहा है बराबर है। समझ रहे हो, वहां पर आपके पास क्या था, ये बता रहा कि बराबर नहीं है इसके, और ये बता रहा था कि बराबर है, तो वहां हम पूरा सॉल्व कर रहे थे, वहां पर हम दोनों साइड को सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ हमको नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या दोनों चीज सेम ही तो बता रहे हैं, दोनों बराबर के बारे में बता रहे हैं, इक्वल टू, दोनों के आपके इक्वल के बारे में। तो C1/C2 का आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहीं से निकाल दो, आप इतना ही कर लो। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इक्वल टू है दोनों जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जगह इक्वल एक जगह आपके पास नॉट इक्वल, तो आप दोनों सॉल्व करते हो क्योंकि दोनों चीज अलग चीज बता रहे हैं। ये बता रहा है कि आंसर ये आएगा, और अगर आपका नॉट होता है इक्वल टू, वो बताता है कि आंसर ये नहीं आने वाला। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। पहले तो ये कट रहा है आपके पास, इसको रेड से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कट रहा है कितनी बार, ये कट रहा है 5 बार, ये भी कट रहा है 5 बार। ठीक है, और इस 5 से आपका ये 5 कटने वाला है। एक ठीक है, जिनको दिक्कत है एक बार देख लो फिर से। ठीक है, तो पहले मैंने इसको काटा, यहाँ पर आपको 5 आ गया, इसको मैंने काटा, यहाँ 5 आपका आ गया, आपका आ गया k-1/5 इक्वल्स टू 1/5। इसको वहाँ ले जाओ तो k-1 इक्वल्स टू 5/5 विच इज इक्वल्स टू 1, k-1 इक्वल्स टू 5, k-1 इक्वल्स टू 1, k कितना आपका आ गया, k आपका आ गया 2। ठीक, k आपका 2 आ गया। आप लोगों ना अपने जो आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो आपको यूजफुल लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ में आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो ना, तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगता है कि कहाँ मतलब बच्चे कहाँ कहाँ से हमको देख रहे हैं, तो आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट प्लीज मेंशन करना। और लेक्चर जैसा भी आपको लगता है ना, लेक्चर का फीडबैक जरूर देना। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप फीडबैक दो वैसा, अगर आपको इसमें कुछ बुराई लग रही है तो आप वो लिख दो, अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप वो लिख दो। लेकिन फीडबैक तो इससे ना अच्छा लगता है, इससे ना मोटिवेशन मिलता है कि हम अगला भी वीडियो लेके आएंगे। अब क्या होता है ना कि बच्चे देखते हैं, नए बच्चे लाइक कर रहे हैं, नए बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, नए बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अगर देखो, अगर तो ये है कि आपने देख के वीडियो छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं यूजफुल हो रही है ना, तो आप या तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ करो, ताकि मतलब ना मोटिवेशन मिले हमें कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं। ऐसा लगता है फिर कोई देख नहीं रहा तो फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का। चलो ठीक है, अब हमारे पास अगला हमारे पास ये हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वैसे, पता है ये जो टॉपिक है ना आपके पास, ये मैंने भी आज मतलब फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा मैथमेटिक बैकग्राउंड से अगर आप, तो आपको ये चीज क्वेश्चन आप कर लोगे बहुत आसानी से। अगर आप थोड़ा बायो वाले तो शायद हो सकता है थोड़ा सा आप ना कर पाओ शायद, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर कहाँ पर, हाँ यहीं पर, यहाँ पर आपके पास जो सिस्टम था कंसिस्टेंट, यानी सिस्टम की कंसिस्टेंसी या फिर सिस्टम की इनकंसिस्टेंसी के बाद। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर क्या था आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शन गिवन थे आपके पास, तो आपको ना कंसिस्टेंसी और जो आपके पास डिपेंडेंट सिस्टम है, ये दो आपकी अलग चीजें हैं। एक आपका है कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर क्वेश्चन ऐसे में पूछेंगे तो आपको क्या करना है, अगर सॉल्यूशन होगा तो आपका होगा कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। दूसरा आपका सिस्टम होता है कौन सा वाला, डिपेंडेंट सिस्टम, डिपेंडेंट सिस्टम और आपका इंडिपेंडेंट सिस्टम। उस क्वेश्चन में ना ये पूछा हुआ है, उसमें इस वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अभी हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट यानी जो आपके पास संगत है और असंगत है, उसका आपको समझ में आ गया। अगर आपको हल मिलता है वो आपका संगत होता है, अगर हल नहीं मिलता आपको वो असंगत होता है। तो हल चाहे आपको कैसे मिल जाए, आपको इन्फिनाइट हल मिले या फिर आपको एक ही हल मिले, ठीक है, यानी आपको एक ही सॉल्यूशन मिले या फिर आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, वो आपका संगत में आता है। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन तो आपके पास क्या होता है, आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और ये केवल यहाँ नहीं है, मैथ में ना, मैथ के किसी भी ब्रांच में जब सॉल्यूशन मिलता है ना, उसको सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक, कभी भी आप मैथ में पढ़ोगे चीज को, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं आपको ना पहले यहाँ देखो, यहाँ डिपेंडेंट के बारे में बता रहे थे। देखो डिपेंडेंट क्या होता है आपके पास, ठीक है, आश्रित निकाय डिपेंडेंट सिस्टम के ग्राफ का स्वरूप क्या होगा, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ अ डिपेंडेंट सिस्टम। जो आपका डिपेंडेंट सिस्टम होता है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसमें से कौन सा होगा, पैरेलल लाइंस होगा आपका,
ठीक है, आपका समांतर रेखाएं होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, या परपेंडिकुलर होगा, या फिर आपका कोइंसिडेंट लाइन आपके पास होगा। अब देखो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से डिपेंडेंट हो, तो जो भी आप खर्चा वगैरह कर रहे हो वो सब ना कहीं आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, वो कितना पैसा आपको दे रहे हैं। तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं एक इक्वेशन ऐसे लिख दूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 में लिख दूं, ठीक है। अब मुझे अगर ना, अब मैं ना एक इक्वेशन बना दूं, मैं इसकी ना गुणा मान लो 3 से कर रहा हूँ, मैं गुणा 3 से गुणा कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखो जो ये इक्वेशन बनी है ना, ये पूरी तरह से इस पे डिपेंड कर रही है, यानी ये इक्वेशन कैसे दिखने वाली है वो डिपेंड करता है इस इक्वेशन में, क्योंकि मैंने केवल 3 से मल्टीप्लाई किया इसकी। समझो इस बात को, मैंने इसकी मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से किया। तो अब अगर मैं इनका रेशो निकालूंगा ना, इनका आप रेशो निकालोगे कितना बनेगा आपके पास, बनेगा 1/3। यहाँ रेशो निकालोगे 1/3, या कितना आपके पास बन रहा है 1/3। अब डिपेंडेंट में आपके तीनों बराबर हो गए, क्योंकि डिपेंड का मतलब है जो आपकी ये इक्वेशन है ना, ये पूरी तरीके से इस पे डिपेंड कर रही है कि ये कैसे दिखने वाली है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया, तो मुझे दिख रहा है कि आपस में क्या डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट आपका क्या होता है कि सारे रेशो बराबर आ रहे हैं, तो सारे अनुपात बराबर आपके आ रहे हैं। क्या आ रहा है आपका, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर आपका ये होता है ना, फिर हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, मतलब जो इसके आपके पास ये कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स है, हिंदी में क्या बोलते हैं कोफिशिएंट्स को, गुणक, जिसके जो इसके गुणक आपके पास है, ये कहीं ना कहीं क्या है, इस पे डिपेंड कर रहे हैं। और अगर मैंने इस सिस्टम बनाया तो मैंने चेक किया, तो हर बार आपका रेशो बराबर आने वाला है, हर बार आपका अनुपात बराबर आने वाला है। तो अनुपात बराबर कब आपका आता है, जब लाइन आपकी क्या होती है, कोइंसिडेंट आपकी लाइन होती है। तो इसका आंसर कौन सा आपका होने वाला है, कोइंसिडेंट लाइन आपका होने वाला है। और ठीक है, एक और चीज, शायद उस बच्चे ने, एक बच्चा जिसने ग्रुप में आंसर दिया था, उसने शायद डी बोला था, मैंने आई थिंक उसको कहा कि आंसर गलत है। ठीक है, आपका आंसर सही था, ठीक है, सॉरी, माई मिस्टेक। ठीक है, माई मिस्टेक, उसका आंसर सही था। ठीक है, उस बच्चे से सॉरी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपके पास, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी आपके पास ये क्या है, एक हल रखती है। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपको मिलता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो आपको पी का मान निकालना है, आपको पी का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे, मतलब ठीक, लास्ट क्वेश्चन इसका। तो तो पहले आपके पास क्या है, नंबर आपका दोनों नंबर इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं। हमें क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, यही तो आपका होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आपका होता है। ठीक, तो मेरे पास होगा 4/P बराबर P अपॉन क्या है, P/-2। ठीक, P/-2, इसको हल करेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास, 4/P और P/-। ठीक है, इसको वहां पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया आपके पास, आपका बन गया 8, आपका बन गया 8, ये बराबर नहीं है किसके, P² के। ठीक है, तो अब एक थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, ठीक है, वो तो इसको कर लेगा, जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा होगा, चलो मैं थोड़ा करता हूँ सॉल्व। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे। ठीक है, मैं इसको बराबर मान लेता हूँ, मेरे पास यहाँ हो गया 8, स्क्वायर है, स्क्वायर को वहां भेजोगे तो मेरे पास क्या बनने वाला है, -8। ठीक है, ये बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या आपके पास, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो सिस्टम आपका गिवन है, यानी जो आपको ये दो समीकरण गिवन है, दे रखे हैं समीकरण दो, अगर P का मान ये होगा ना, अगर P का मान ये हो गया तो आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला।
अगर पी का मान ये नहीं होगा, यानी इसके अलावा पी का मान कुछ भी रख दो, इसके अलावा पी का मान आप कुछ भी रख दो, आपको हल मिलने वाला है, आपको यूनिक हल मिलने वाला है, यानी आपको एक अलग हल मिलेगा, ठीक है, यूनिक हल मिलने वाला है आपको, यानी इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, अद्वितीय हल आपको मिलने वाला है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अब आप पी की जगह पर आप 6 रखो, 125 रखो, इसको रखो, फर्क पड़ता ही नहीं है, यानी सारे पी के मान आप रख सकते हो। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अद्वितीय। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग, वैसे इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ टफ था नहीं इनमें। अब देखो, अब हमारे पास क्या रह गया है, आपके पास 3 मेथड होते हैं, यानी 3 आपके पास क्या होती है, सॉल्व करने के मेथड होते हैं इक्वेशंस को। एक आपके पास होती है प्रतिस्थापना विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास, एक होता है आपके पास एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि, और एक तीसरा भी होता है जो कि सिलेबस से कट चल रहा है काफी टाइम से, तो मुझे इसका नाम याद नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर आपने दो विधि भी आपने सीख ली ना, 2 विधि भी काफी आपके पास, अगर आपने 2 मेथड भी सीख लिए सॉल्व करने के, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापना विधि, जो भी हिंदी में जैसे लिखते हैं, हिंदी आती नहीं है ठीक से, ठीक है, प्रतिस्थापना विधि, ठीक है, जो भी है ऐसे लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। दूसरा आपके पास है एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ना ये 2 मेथड सीखने हैं। अब मेरे पे 2 ऑप्शन थे, या तो मैं आपको ना इनके क्वेश्चन सॉल्व कराऊं इन मेथड्स के, या फिर क्या था कि मैं डायरेक्टली आपको ना क्वेश्चन जो आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम जो आपकी होती है ना, इनको कराऊं, और जहां जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसको हम इनमें से किसी न किसी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आप वहां पर सीख सकते हो। तो हम यहाँ सीधे ना कुछ क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास जो जो हमारे पास ये आते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, हम समीकरण बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, वहां पर मेजरली आपके पास, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना, उसमें अगर आप पूरा एनसीईआरटी देखो, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे यार आप चैप्टर को, तो आपको लगभग ना 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे स्टेटमेंट वाले। ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 9 से 10 मिलने वाले हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, नहीं बोल रहा 9-10 मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो उसमें से कुछ आपके एज वाले क्वेश्चन है, कुछ आपके पैसों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास होते हैं, कुछ आपके एरिया और पेरीमीटर से संबंधित क्वेश्चन आपके होते हैं, कुछ आपके फ्रैक्शन यानी बिन वाला उसमें होता है, ठीक है, और कई आपका रेशो अनुपात की फॉर्म में होता है, और कई आपके 2 डिजिट नंबर वाले होते हैं, और कुछ आपके नंबर के बेस प्रॉब्लम होती है, और कई कई बार आपके डिस्टेंस यानी दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, और कई बार आकार के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं, कई बार आकार के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं, शेप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो हम ना मेजरली हम इस टाइप वाले सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या इस लेक्चर में हमने जो लेके आए हम लोग, इस लेक्चर में हम ये चीज यानी एज बेस्ड प्रॉब्लम और थोड़े कुछ मनी बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, और हम यहाँ पर एक 2 डिजिट जो आपके नंबर होते हैं ना, 2 डिजिट नंबर वाला, इन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। जो बाकी आपके ये टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चन हम अगली जो वीडियो हम कल अपलोड करेंगे उसमें हम लाने वाले हैं। तो फिलहाल हम इनके क्वेश्चन लाने वाले हैं, ये 1 2 3 जो आपके पास ये टॉपिक्स है, इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना। देखो एग्जाम में ना क्या चीज आ सकती है आपके पास, लास्ट ईयर ना एग्जाम में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, वहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट दी थी और आपको पूछा था कि इसमें से कौन सी इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी आपको 4 वहां पर द्विघात वाली समीकरण वाली इक्वेशन दी थी, तो उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, यानी वहां बड़ी सी स्टेटमेंट दी थी, उससे आपको इक्वेशन बनानी थी, आपको इक्वेशन बनानी थी। तो अगर आपकी चैप्टर 4 से ऐसा आ सकता है, तो चैप्टर 3 से भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चन आपको सीख लेने हैं, हम कुछ क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5, हम 8 क्वेश्चन लेके आए, ठीक है, ऐसे 8 क्वेश्चन लेके आए। तो कुछ क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, एज अ होमवर्क आपको देने वाला हूँ। आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, देखो जो आपका एग्जाम होगा ना, वो ना मैक्सिमम पार्ट आपका क्लास 10 से आपका आने वाला है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अराउंड ही आपका आता है, लास्ट ईयर भी लगभग उसी के अराउंड आपका आया था। तो आपको करना क्या है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उनको तो आप बहुत अच्छे से कर लो,
उनको आप बहुत अच्छे से कर लो। अब पता है क्या, बहुत से बच्चे होंगे सोच रहे होंगे कि यार 9th का करना है, 10th का करना है, 11th का करना है, 12th का करना है, कैसे करेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना 11 12 छोड़ो। 11 12 से देखो बहुत कम आता है, इतना नहीं आता। अगर इनके जैसे लास्ट ईयर आया था बहुत कम आया था, कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपका आया था। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है अपना, आप 9th और 10th कर लो, बहुत है सिलेक्शन करवाने के लिए। वरना अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते रहो कि ये कर लूँ वो कर लूँ। बस आप पहले 9th और 10th कर लो। देखो मेन तो वैसे 10th का है ज़्यादा, थोड़ा 10th का आपके पास मैथ्स में जो मुझे ज़्यादा लगता है 10th क्लास का ही है, 9th का नहीं है उतना। लेकिन साइंस बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में तो आपको 9th और 10th दोनों का मतलब ठीक ठाक करना है। तो आपको ध्यान रखना कि आप 9th और 10th अच्छे से कर लो, बाकी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप 9th 10th एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो, क्वेश्चन समझ लेते हो। और जो यहाँ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे मत सोचना कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आप क्या आने वाले हैं, फिर अगर बाद में क्वेश्चन आए तो आप लोग बोलोगे कि आपने पढ़ा है वो नहीं आया। देखो ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप जो हमारी ये सीरीज चल रही है अगर आप इसको पूरा फॉलो करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप एग्जाम में जो जाओगे ना, आप ना कॉन्फिडेंस पर फील करोगे, हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास है। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। अ टू डिजिट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। फाइंड द नंबर। तो पहले आप ना यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का योग आपको 12 है, उसके अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपको ना एक चीज बता दूं, आप लोगों ने क्लास 5th में एक चीज पढ़ी होगी, जैसे हम लिखते थे 98 लिख दिया। 98 को हम कुछ ऐसे लिखते थे, याद है, 9 × 10 + 8 ऐसे लिखते थे। अगर मेरे पास क्या होता 998 होता, तो मैं इसको लिखता 9, इसका स्थान कौन सा है, 100वां स्थान है तो 100 से गुणा करते हैं। इसका कौन सा 10वां स्थान है, 10 से गुणा करते हैं। इसका स्थान कौन सा आपके पास पहला स्थान है, तो इसी गुणा कैसे करते हैं हम, 1 से करते हैं। ऐसे हम लोग करते थे, अगर आपको याद होगा छोटी क्लासों में आप लोग ऐसे करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ना किसी नंबर को बनाना, ये आपका नंबर होता है, ध्यान रखना ये आपका नंबर होगा, ये आपका नंबर होगा। अगर आपको नंबर को बनाना है ना, नंबर बनाना है, तो जो जो आपके अंक है ना, उनकी ना गुणा कर दो उनके स्थान से और उनको जोड़ दो, तो आपको नंबर मिल जाता है। तो आपको नंबर क्या होता है, मिल जाता है। तो एग्जाम में आपका 2 डिजिट वाला ही आता है, एग्जाम में आपका यही आता है 2 डिजिट वाला। ठीक। तो मेरे मेरे पे क्या है, 2 डिजिट नंबर है, यानी 2 अंकों वाली संख्या मेरे पास है, तो उसका मैं क्या कर देता हूँ, इकाई अंक, यानी वंश वाला। ठीक है, वंश इकाई जो भी लिखते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में हिंदी में स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, तो इसमें ध्यान मत देना। मैंने माना जो आपके पास जो नंबर था, नंबर आपका ऐसे, तो जो यहाँ बैठा है ना इकाई में, उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और जो आपके 100वें वाले स्थान, ये 10वें स्थान पे बैठा है, यानी टेंस, यानी हिंदी में ऐसे लिख दो। ठीक है, 10th वाले स्थान पे जो बैठा है उसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो मेरा नंबर क्या होगा, तो हमें पता है, अगर आपको स्थान पता है ना, तो नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, स्थान से गुणा कर दो और जोड़ दो, ये मेरा नंबर हो गया। तो अब आपको ध्यान रखना है, जब जब संख्या की बात होगी ना, वहां आपको इसका यूज करना है। जब जब बात होगी नंबर की यानी संख्या की, वहां आपको इसको यूज करना है। जब बात होगी अंकों की, वहां आप इसको यूज करोगे, यानी जहां बात होगी डिजिट्स की, वहां एक्स वाई यूज होगा। जहां बात होगी अंक की, वहां पर आपका ये चीज आपकी यूज होने वाली है। ठीक। ठीक है। अब पहले क्या बोला हुआ, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों को जोड़ना है, नंबर को नहीं जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है। इट मीन्स पहला समीकरण क्या बनने वाला, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसको मैं 1 मान लूंगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये बोल रहे हैं अगर आप ना परिवर्तन कर दो स्थान पर, तो आपका नया नंबर कौन सा होगा, न्यू नंबर कौन सा आपका होगा। ठीक है, नया नंबर कौन सा आपका होगा, नया नंबर आपका होगा 10x + y। क्योंकि आपने क्या कर दिया, अंकों को आपने बदल दिया, यानी जो आपका इकाई में था उसको आपने 10 में लेके आ गए, जो आपका 10 में था उसको आप इकाई में लेके आ गए हो, तो आपका नंबर भी क्या होने वाला है, बदलने वाला है। ये आपका हो गया। तो ये क्या बोल रहे हो, जो आपका नया नंबर है ना, नया नंबर है, ये क्या 18 ज्यादा है पुराने नंबर से। अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हो तो आपका नंबर 18 बढ़ जाता है, यानी ये नंबर आपका क्या है, 18 बड़ा है, 18 के आपके पास बड़ा है ये। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे यहाँ लिख सकता हूँ कि जो आपके पास नया नंबर है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं पुराने नंबर को, अगर माइनस कर दूं पुराने नंबर को, तो मेरे पास कितना आने वाला है, 18 आपका आने वाला है। तो इसको आप सॉल्व कर लूं।
इसको सॉल्व करोगे कितना आपका आने वाला है 9x, यहाँ कितना माइनस का 9y बराबर आपका कितना हो गया 18 आपके पास हो गया। इसको 9 से भाग दे दो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आपका हो गया 2 आपके पास ये हो गया। ठीक है, अब आपको समीकरण 1 और 2 है, तो पहले हम देखते हैं कि प्रतिस्थापना विधि कैसी आपकी होती है। पहले मैं इनको लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 समीकरण 1, दूसरा आपका हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो पहले क्या करते हैं हम लोग प्रतिस्थापना विधि पर कि किसी भी एक में से पहले आप x का मान निकाल दो। मैं x का मान ऐसे निकाल सकता हूँ 2 प्लस वाई, इस मान को यहाँ पर डालूंगा, इस मान को कहाँ डालूंगा, अगर आपने एक से x का मान निकाला तो उसको दूसरे में डालना है। आप y का मान भी निकाल सकते हो, आप y का मान भी निकाल सकते हो। ठीक, मेरे पास ये आ गया, मैंने इसको यहाँ डाल दिया, प्लस y बराबर आपका 12 आ गया, यहाँ 2y, इसको मैं उस तरफ ले गया 10 आ गया, y कितना आपका आ गया, y आपका 5 आ गया, y 5 आ गया। अब इस 5 को यहाँ डाल दो, x कितना आपका आ गया, x आपका 7 आ गया, y आपका कितना आ गया 5 आ गया, x कितना आपका 7 आ गया। और आपका अंक क्या था आपके पास, अंक आपका कुछ आपने ऐसे माना था, क्या माना था आपने, इकाई में आपने x माना था और 10 में आपने क्या माना था, y माना था। यानी आपका नंबर कितना आपका होगा, नंबर आपका होगा 57, यानी अंक कितना आपका होगा 57, 57 आपका नंबर होने वाला है। तो ये आपकी होती है प्रतिस्थापना विधि, यानी एक से आप x या y का मान निकालकर दूसरे में डाल देते हो। ठीक है, फिर वहां से आप हल करते हो, फिर वहां से आपको मान मिल गया y का, फिर y वाले मान को आपने इसमें डालना है। आप चाहो इसमें भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आपका हल हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ आपको पहले से अलग दिख रहा है ना x, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका y आ गया, बट डायरेक्ट ना डाल दो, आपको x मिलने वाला है। ये आपकी होती है कौन सी विधि, प्रतिस्थापना विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका ये होता है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो वहां हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पहले आपको ना डिसाइड करना है कि आप देखो एलिमिनेट का, और हिंदी में इसको क्या क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब या फिर एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को खत्म करना। तो पहले आपको डिसाइड करना है आप x को या y को किसको आप खत्म करना चाहते हो, x को और y को किसको खत्म करना चाहते हो, पहले आपको वो डिसाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है क्या दोनों के कोफिशिएंट जिनको खत्म करना है आपको, उनके कोफिशिएंट अलग अलग, सॉरी कोफिशिएंट सेम सेम है। जिसको आपने डिसाइड किया कि मुझे इसको खत्म करना है, विलोप करना है, इसको विलुप्त करना है मुझे, विलुप्त या फिर इसको एलिमिनेट करना है मुझे, तो उसका आपको ना कोफिशिएंट यानी गुणक आपको देखना क्या बराबर है। अगर बराबर नहीं होगी तो मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो और अच्छा हो गया, यहाँ आपके पास क्या हो गया, और अच्छा हो गया। दोनों आपके पास क्या, दोनों के, एक का भी नहीं, दोनों के आपके पास क्या है, बराबर है क्या, गुणक, यानी कोफिशिएंट बराबर है दोनों के। ठीक, अब पहले आप डिसाइड करते हो किसको खत्म करना है, पहले उसको देखोगे, उसके बाद उसके आपको कोफिशिएंट यानी उसके गुणक आपको दोनों बराबर करने हैं, दोनों के गुणक। ठीक है, जैसे यहाँ x है तो यहाँ पर गुणक आपके बराबर होने चाहिए। अब अगर गुणक बराबर है, उसके बाद देखो कि उनके साइन अपोजिट है, क्या साइन अपोजिट है, यहाँ पर साइन देखो, अगर मैं मान रहा हूँ मुझे x को खत्म करना है, तो यहाँ पर साइन अपोजिट है, नहीं दोनों में साइन तो सेम है, तो साइन ना नीचे साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो यहाँ माइनस कर दो। अब ये प्लस माइनस, अब देखो इसका साइन कौन सा, अब ये वाला है, इसका साइन कौन सा आपका ये वाला, इसका साइन कौन सा ये वाला आपके पास है, ये कट गया, प्लस प्लस आपका कितना हो गया 2y, यहाँ कितना आपका आ गया 10 आ गया, y कितना आपका आ गया 10/2, y कितना आपका आ गया, y आपका 5 आ गया। अब इस 5 को ना कहीं भी डाल दो, समीकरण 1 में 2 में कहीं भी डाल दो, फिर वहां से आप y निकाल दो, वहां से आप y निकाल दो। विलोपन विधि आपकी ऐसी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ना y को करना है खत्म, मुझे y को एलिमिनेट करना है, यानी y को विलुप्त करना है मुझे विलोपन विधि में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों के गुणक पहले से बराबर है, बट दोनों के साइन पहले से अपोजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट कर दोगे। x और x कितना आपका हो गया 2x, ये आपका कट गया आपस में, प्लस माइनस माइनस हो गया आपके पास, यहाँ कितना आपका आ गया, यहाँ 14 आपका आ गया,
आपका आ गया 7 आ गया, x का मान आपका 7 आ गया। अब y को आपको यहाँ डाल देना, y को यहाँ डाल देना या फिर यहाँ डाल देना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। बस ये एक बार थोड़ा आपका ब्रशअप हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला देखो, 2 डिजिट के जो आपके पास क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कि आपके पास डिफरेंस आता है, ठीक है, यहाँ पर अंतर वाला। देखो जहां पर तो जोड़ना है वहां कोई दिक्कत नहीं, जहां पर होगा ना कि आपको क्या करना है, हमको योग करना है, योग में कोई दिक्कत नहीं होती। डिफरेंस वाले में ध्यान रखना पड़ता है, डिफरेंस वाले में ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं देखो एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना, लिखना नहीं है पूरा। तो आप ना ऊपर ऐसे लिख दोगे एक्स वाई, यानी मैंने क्या माना है, नंबर मेरा क्या होगा, मेरा नंबर क्या होगा, नंबर मेरा ऐसा होगा, क्या होगा 10x प्लस वाई। समझ लो मैंने एक्स वाई नंबर माना, मैंने एक्स वाई, इसका मतलब है 10th वाले प्लेस में मेरे पे क्या एक्स है, और वंस वाले प्लेस में, इकाई वाले प्लेस में मेरे पास क्या है, वाई है। और नंबर आपका कैसा होता है, नंबर आपका होता है 10x प्लस वाई, आपके पास नंबर होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसको पढ़ते हैं। आ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन either multiplying the sum of the digit by 8 and subtract 5 or by multiplying the difference of the digit। भाई क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसी दो अंकीय संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा करके उसमें उसमें से 5 घटाने पर, अथवा उसके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करने उसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि आपको जो नंबर है ना, ये जो आपका नंबर है, यानी जो आपका ये नंबर है, जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन आपके पास, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको नंबर कैसे मिलता है, ये बोल रहे हैं जो आपका ये 2 डिजिट का जो आपका नंबर है, यानी जो आपका ये दो अंकीय संख्या वाला जो आपका नंबर है, ये आपको प्राप्त कैसे होता है। या तो ठीक है, आइदर मल्टीप्लाई करना है 8 से, मल्टीप्लाई करना है 8 से, आइदर मल्टीप्लाई द सम ऑफ द डिजिट, यानी जो डिजिट्स का जोड़ के जो आ रहा है, अगर मैं उसी गुणा 8 से कर दूं और फिर उसमें से 5 को माइनस कर दूं तो मुझे नंबर मिल जाता है। अगर मैं डिजिट्स यानी अंकों के योग को अगर 8 से गुणा कर दूं, माइनस कर दूं फिर 5 से, तो मुझे नंबर मिल जाता है, यानी 10x प्लस वाई। फिर इसको आप थोड़ा हल करोगे, इसको साइड लेके आगे 2x, इसको साइड लेके आगे 7y माइनस का 5, आपका समीकरण 1 बन गया, आपके पास समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, अथवा, या फिर आप इसी नंबर को, जो आपका ये नंबर है, ये आपको और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके अंकों के अंदर को। अब दिक्कत ये है, मुझे पता नहीं है बड़ा कौन सा है, अंतर कैसे, एक्स माइनस वाई या फिर वाई माइनस एक्स। क्योंकि अगर आप एक्स माइनस वाई करते हो और वाई माइनस एक्स करते हो, दो आपकी दो अलग अलग चीज आती है, आपकी दो क्या होती है, अलग अलग चीज आपकी आती है। तो यहाँ क्या बनते हैं, दो केस बनते हैं आपके, यहाँ आपके दो केस बनते हैं। पहला आपके पास क्या है कि एक्स मैंने मान लिया बड़ा है वाई से, एक्स मैंने मान लिया बड़ा है वाई से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपको नंबर कैसे मिलता है। देखो वैसे पता है, यहाँ ना लिखा नहीं है कि हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ना पॉजिटिव नंबर मान के चलना है आपको, ठीक है। ठीक है, इसका अंतर मेरे पास क्या होगा, एक्स माइनस वाई, किससे गुणा करनी है, 16 से गुणा करनी है, उसमें 3 जोड़ना है। इसको इस तरफ लेके आगे माइनस का 6x, इसको इस तरफ लेके आगे प्लस का 17y, उसको उधर रहने दो 3। तो ये आपका बन गया समीकरण 2, समीकरण 2, ठीक है। अब एक बार हम दूसरा केस लेंगे, क्या केस लेंगे कि अब हमारे पास क्या है, x छोटा है y बड़ा है मेरे पास, तो मेरा जो नंबर होगा वो मुझे कैसे मिलने वाला है,
16 से गुणा करनी है किसकी, y माइनस एक्स की, और जोड़ना है क्या, जोड़ना है 3, जोड़ना है 3। इसको उधर ले जाओगे तो बनेगा 26x, इसको उधर ले जाओगे 15y बराबर 3। ये बन गया आपका समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 आपका बन गया। अब आपको करना क्या है, एक बार आपको 1 और 2 को हल करना है, 1 और 2 को हल करना है, एक बार आपको 1 और 3 को हल करना है, 1 और 3 को हल करना है। यहाँ से आपको कुछ आंसर मिलेगा और यहाँ से भी आपको कुछ आंसर मिलेगा। दोनों जगह से आपको अलग आंसर मिलने वाले हैं, दोनों जगह से आपको अलग आंसर मिलने वाले हैं। ठीक, तो आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। थोड़ा अगर इसको ऐसे सॉल्व करूँ मैं, इसको इसकी गुणा कर देंगे 3 से, 6 तो घटिया आपके पास आ गया 21, 21 यहाँ पर आ गया 15, यानी आ गया 12। अच्छा ठीक है, हाँ ये हल हो जाएगा। ठीक है, ये हल हो रहा है, ये हमने सही कर रखा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके 2 आंसर आपके आने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस में 2 आंसर आते हैं, डिफरेंस में आपके 2 आंसर आते हैं, यानी अंतर में आपके 2 आंसर आते हैं। जोड़ने में नहीं आते 2 आंसर। ठीक है, जोड़ने में आपका, क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स आपका सेम रहता है, दोनों आपके क्या होते हैं, सेम चीज आपकी होती है। अब ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क, ये खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, डू इट बाय योर सेल्फ, ये आपका डिब्बी क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, डिब्बी क्वेश्चन है, डू इट बाय योर सेल्फ, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। यहाँ भी अंतर ही था शायद ना, यहाँ भी डिफरेंस है आपके पास, तो डिफरेंस में 2 केस लेके चलना। अगर एग्जाम में आता है तो आप 2 केस लेके चलना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, और ये आपका क्या है, ये एनसीईआरटी है, और ये आपका क्या है, ये मैंने सीबीएसई के पेपर से उठाया। ठीक है, ताकि, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एज वाला क्वेश्चन आ गया। एज वाले क्वेश्चन नॉर्मली इजी रहते हैं, एज वाले क्वेश्चन नॉर्मली इजी रहते हैं, अगर आता तो आप आसानी से कर सकते हो, इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं होता है। फिर भी करते हैं क्वेश्चन को एक बार ट्राई। अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स एज द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ सन, फाइंड द एज ऑफ द मैन। एक व्यक्ति की आयु उसके 2 पुत्रों की आयुओं के आयु के योग की योग की 3 गुना है, 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग की दुगनी होती है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, तो क्वेश्चन में क्या बात हो रही है आपके पास, जो आपके पास सन है यानी जो पुत्र है, उनकी ना जो आयु है वो जोड़ की फॉर्म में दे रखी है। तो मैं मानूंगा यहाँ पर जो 2 पुत्र है ना, 2 पुत्र है या दो आपके सन है, जो उनकी एज का सम कितना आपके पास, सम मैंने मान लिया एक्स है, दोनों की एज जोड़ के एक्स आ रहा है। ठीक है, एक्स ईयर्स, और मैन की मान लेंगे वाई। ठीक है, वाई ईयर्स। एग्जाम में ऐसे लिखना। ठीक है, एग्जाम में केवल ऐसे कर देना, सन सन की मैंने एक्स मान ली, मैन की मैंने क्या मान ली, वाई मान ली। ऐसे फटाफट करना है आपको। ठीक है, एग्जाम में फटाफट से। अब ये क्या बोल रहे हैं, a man age is 3 times as the sum of the ages of his son। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आदमी है उसकी एज कितनी है, 3 गुना है अपने बेटों के योग के 3 गुना आपके पास है। उनको जोड़ कितना आपका आ रहा था, एक्स हमने माना, समीकरण 1 बन गया आपके पास। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, 5 साल बाद आपके पास क्या है। अब आपको ध्यान रखना है, टाइम जो होता है ना, टाइम सबके लिए बराबर चलता है, कोई बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 साल बाद इन दोनों की, अब ये मतलब इसमें ये चीज बहुत प्यारी है। ठीक है, ये चीज अच्छी लगी मुझे। ठीक है, ये चीज बढ़िया है। आज से ना 5 साल बाद इनकी जो एज होगी ना, वो कितनी आपकी होने वाली है, वो आपकी x प्लस 10 होगी, वो आपकी x प्लस 10 होगी, क्योंकि दोनों की जो आज एज है वो x है। 5 साल बाद, क्योंकि 5 साल दोनों की एज में 5 साल बढ़ रहे हैं, तो 10 साल आपका होने वाला है, x प्लस 10 होगा। और यहाँ पर कितना आपके पास होगा, y प्लस 5 होगा, क्योंकि फादर तो एक ही है। 5 साल बाद फादर की एज कितनी होती है, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन। 5 साल बाद जो फादर है,
फादर की एज बराबर होगी 2 गुना किसके, सम ऑफ, एक मिनट, सम ऑफ द एजेस ऑफ सन्स। उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ना डायरेक्ट ही कर लो, y का मान डाल दो, y कितना आपके पास 3x है, 20। इसको मैं इस साइड लेके आ गया, मेरे पास x आ गया, इसको मैं उस साइड लेके आ गया, तो 20 माइनस 5 कितना आपका हो गया 15, कितना आपका हो गया 15। बट आपको निकालना है कि आपको आपको मैन की एज निकालनी है। मैन की अभी वाली एज कितनी है, 3x है, यानी 3 इंटू 15, कितना आपका हो गया 45, यानी आदमी की एज कितनी है, 45 साल का है आदमी अभी। ठीक है, उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना यार। ठीक है, ये भी एज वाला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके पास है ये। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हम एक और टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आपका, ठीक है, मनी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आपके पास है, और इसके बाद ये भी मनी वाला है रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसको। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज in a school is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 22 days and he pay rupees 4250 as hostel charges, where a student B who take food for 28 days pays rupees this, find the fixed charge and cost of food per day. अब एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। किसी विद्यालय के छात्रावास का मासिक शुल्क 2 भागों में है, एक निश्चित शुल्क तथा दूसरा मैस में भोजन किए गए दिनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि छात्र ए 22 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास में शुल्क के रूप में 4250 देने पड़ते हैं रुपीस, जबकि छात्र बी को जो 28 दिन आपके पास रहा है वहां पर, वो 5150 यानी 5150 रुपये दे रहा है। तो आपको पता करना निश्चित शुल्क कितना है, जो फिक्स आपका चार्ज है वो कितना है, और आपके पास कॉस्ट ऑफ फूड कितनी है। तो हम मानेंगे जो फिक्स चार्ज है कितना आपके पास है वो एक्स है। यानी अगर आप हॉस्टल में गए हो, हॉस्टल में आप 1 महीने अगर गए हो, तो ये चार्ज आपको देना देना है, चाहे आप 1 दिन रुको 2 दिन रुको, एक्स रुपीज आपको देने पड़ेंगे। और बाकी आपका पर डे, हर दिन खाना, ठीक है, पर डे लिखाओ, ठीक है, पर डे लिखाओ, पर डे, हर दिन खाने का आपके पास कितना हो गया, वाई हो गया। यानी 1 दिन खाओगे तो आप वाई रुपीज दोगे, 2 दिन खाओगे तो 2 वाई दोगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चा है वो 22 दिन रुका, 22 दिन, तो जो आपका फिक्स चार्ज है ये दिन पे नहीं करता डिपेंड, ये तो फिक्स है कि इतना हम लेंगे लेंगे, तो इससे ये तो फिक्स है एक्स। बाकी 22 दिन खाना खाया तो खाने वाले पैसे की मल्टीप्लाई 22 से होगी, बराबर आपका होगा 4250। वैसे ही आपका यहाँ पर है ये 28 दिन रुका है जो भी है, तो इसका फिक्स चार्ज तो वाई एक्स आपके पास फिक्स है, और जो आपके पास वाई है उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 28 वाई, और बराबर में कितना आपका होगा 5150। तो अब यहाँ पर आप कौन सी विधि लगाओगे, आप यहाँ पर कौन सी विधि लगाओगे, आप विलोपन विधि से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है जो आपका एक्स है ना, एक्स का गुणक क्या है, सेम है, एक्स का कोफिशिएंट सेम है, बस साइन चेंज कर दो, बस साइन चेंज कर दो। ये करिए, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ कितना आने वाला है, माइनस का 6 वाई आपके पास आ रहा है, और यहाँ पर 5150 माइनस करोगे 4250 से, ठीक है, 0 0, यहाँ से कैरी लोगे 11 बन रहा आपके पास, तो आने वाला है 9, ठीक है, माइनस का 900। तो y कितना आपका आ गया, माइनस का 900 बटा 6, यानी
माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, माइनस। वाई कितना आपका आ गया, वाई आपका 150 आ गया। अब वाई का मान यहाँ पर डाल दो, आपको एक्स मिलने वाला है, ठीक है, वाई आपका मिल चुका है। अब यहाँ पर मान डाल दो, ठीक है, इसका, और आपको एक्स मिलने वाला है। एग्जाम में ना कैसे क्वेश्चन आपका आता है, एग्जाम में ना ऐसा कुछ दिया होगा, अब आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा समीकरण इस कंडीशन को बता रहा है, तो वहाँ ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन होंगे, एक ऐसा आपका होगा, एक कुछ और होगा, कुछ और, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। वाई आपका आ गया, अब आप यहाँ पर वाई का मान डाल दो, आपको एक्स मिलने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। ठीक, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका अनुपात वाला क्वेश्चन है, ये आपका अनुपात वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 9:16। यानी दो आदमी आपके पास है, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, उनकी इनकम और उनके खर्चे, उनकी कमाई यानी मासिक आय, और उनके खर्चे, मासिक व्यय, खर्चे, वो आपको ना अनुपात में दे रखा है, 8:7 और 9:16। तो अगर मैं बोलूं कि आप ना 2 और 4 का अनुपात निकालो, कितना आता है आपका, 1/2 आता है, तो आपको दिख रहा है कि ऊपर नीचे क्या कट रहा है, 2 कट रहा है, ऊपर नीचे 2 कट रहा है आपके पास, ठीक है। तो जब अनुपात आपको मिलता है ना, तो आपके पास क्या नंबर में कुछ ना कुछ कटा होता है, नंबर में क्या होता है, कुछ ना कुछ कटता है आपके पास। तो अगर आपके पास अनुपात कितना है, 8:7 है, तो मैं मानूंगा कि इसकी आय कितनी, 8x, यहाँ कितनी आपके पास 7y, 7x, ठीक है। और उनका खर्चा आपके पास क्या है, खर्चा आपका हो गया, एक का हो गया 19y, दूसरे का आपका हो गया 16y। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि दोनों ना 5,000 रुपये पर मंथ बचा रहे हैं, हर महीने 5,000 बचा रहे हैं। तो अगर जो कमा रहे हैं, कमाई में से खर्चा माइनस कर देंगे, तो कितना आपका आने वाला है, आपका क्या आ गया, उनकी बचत आ गई है, उनकी भी बस क्या आ गई, बचत आपकी आ चुकी है। अब आपको इनको हल करना है, हल आप कैसे करोगे इसका हल, वो आपको देखना है, ठीक है, जैसे आपको बेटर लगता है आप इसका हल करोगे। आप इसमें कोई भी विधि लगा दो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप विलोपन लगा दो, और आप प्रतिस्थापना लगा दो, अगर आप चाहते हो आप ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हो, बट ग्राफिकल लगाना सही नहीं है, यहाँ पर दिक्कत आपको हो जाएगी ग्राफिकल मेथड लगाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, आगे सॉल्यूशन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सॉल्यूशन आप खुद से करना, ठीक है। इक्वेशन बन चुकी है हमारी, कुछ ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन। अब आगे ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना एक बार, अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर क्या था आपके पास, अगर नहीं होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक। और अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ थोड़े बहुत क्वेश्चन उनको देखते हैं, ठीक है, कुछ एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपके पास ये रहा क्वेश्चन, ये आपके 2 समीकरण दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला इसका हल होगा, कौन सा इसका हल होगा। तो आप लोग ट्राई करना एक बार वीडियो पॉज करके। तो है तो सिंपल, वैसे जहां पर पहले आप इसको चेक करो ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं है, फिर ऑप्शन बी चेक करो, सी चेक करो, डी चेक करो। अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं, जहां पर एक्स है वहां पर बी डालना है, ठीक है, और जहां पर वाई वहां पर माइनस का ए डाल देंगे। क्या आपका ए प्लस बी आ रहा है, अगर आपका ए प्लस बी आता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी, ए प्लस बी नहीं, आपको दोनों चेक करना है, क्योंकि दोनों का हल है ना, ये इसका भी हल है, इसका भी हल है, क्या पता इसको कर रहा हूँ इसको ना कर रहा हूँ, दोनों को चेक करना है, ठीक है। ये तो कट गया आपके पास, ये भी कट गया, माइनस का 1 आ गया यहाँ पर, यहाँ आपका आ गया माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको तो इसने हल कर दिया, अब इसको चेक करो, जहां पर एक्स से पहले वहां पर क्या डालेंगे, वहां डालेंगे बी, जहां पर आपके पास क्या वाई है वहां डालेंगे माइनस का ए। तो इसका क्या आपका आंसर आ रहा है, कितना आपका आ रहा है, 2ab आ रहा है, बिल्कुल 2ab आपका आ रहा है। तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। वरना आप लोग चाहो ना इसको ना हल भी कर सकते हो, अगर इसको हल करना चाहो तो आप लोग हल भी कर सकते हो, जो आपको 2 विधि पता है
उनमें से किसी से भी आप किसी से भी इसको आप हल कर दो, अगर आप करना चाहते हो। बाकी एग्जाम में तो एमसीक्यू आएंगे, आप ऐसे ऑप्शन पुट कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं 2 क्वेश्चन लेके आया वैसे ना, 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये वाला। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। अब पता है ऐसे क्वेश्चन भी ना एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस है आने के। इन क्वेश्चन में क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, आपको इसको हल नहीं करना है, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप हल करने लग जाओ। आपको दिख रहा है यहाँ पर जो 23 है ना, यहाँ एक्स के पीछे 23 है, यहाँ पर आप क्या है 23 कहाँ पर आपके पास, वाई के पीछे आपका 23 है, यहाँ पर आपके पास 29 29 का आपके पास वाई के पीछे, यहाँ पर किसके पीछे आपके पास, एक्स के पीछे है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या आपको, जो आपको 2 विधि पता है उनको हटाकर आप क्या करो, एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों को जोड़ो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। क्योंकि अगर आप इसको हल करोगे ना, आप ना काफी ज्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे, अगर आप नॉर्मल जो मेथड में आते हैं उससे आप हल करोगे। ऐसे जो आपके समीकरण होते हैं ना, इनको एक बार जोड़ो पहले। ठीक, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जोड़ोगे कितना आपका आता है यहाँ पर 52, यहाँ भी आपका 52 होगा। ठीक, 208 आपका आ गया। ये आप ऐसे कॉमन आ रहा है 208। ये कितनी बार करता है, कि 4 बार करता है, ये 4 बार कटता है ना आपके पास, तो आपका कितना आ गया, एक्स प्लस वाई कितना आपका आ गया, एक्स प्लस वाई पर 4 आ गया। समीकरण 1 आपका ये बन गया। एक बार दोनों को ना माइनस करो, एक बार दोनों को माइनस करोगे, एक बार दोनों को माइनस करोगे, तो यहाँ कितना बचता है आपके पास, माइनस का 12, यहाँ कितना बचता है माइनस का 6x, प्लस का 6y, 6 कॉमन आपका आ गया, आपका आ गया माइनस एक्स प्लस वाई, इसको भाग दे दो, आपका ये आ गया। आपको करना क्या है, आपको ना इन 2 को हल करना है, इन 2 को आपको हल करना है। देखो एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं है, आपको लगा होगा सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम में आप बहुत जल्दी कर लोगे। अगर आप ना इस क्वेश्चन के ऊपर नॉर्मल मेथड से ट्राई करना, चला जो आपको मेथड आते हैं, आपको काफी टाइम लगने वाला है, आपको काफी टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है आपके पास कि यहाँ जो 23 है, अगर वो यहाँ पर y के साथ है, जो आपके पास यहाँ पर y पे, वो आपके पास x पर है, तो आप एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, जो आपके समीकरण आते हैं ना उनको आप हल करो, जो आपके समीकरण आते हैं उनको आप हल करो, और आपको आंसर मिलने वाला है। अब यहाँ से आगे बहुत सिंपल है, यहाँ से आप आसानी से हल कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा, देखिए एक बार दोनों को जोड़ दो, हाँ, जोड़ो क्या, दोनों में आप लोग ना कोई भी मतलब विधि लगा दो यहाँ पर, यहाँ पर आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करो, साफ साफ आपको दिख रहा है, आपको साफ साफ कि एक्स प्लस वाई कितना आपके पास 4 है, यहाँ मैं ऐसे कर दूँ माइनस का 2, ये तो कट गया आपके पास, यहाँ कितना आपका आ गया 2y, यहाँ कितना आपका आ गया 2 आ गया, तो y कितना आपका, y आपका 1 आ गया। अगर y आपका 1 है, y 1 है, तो x कितना आपका होगा, x आपका 3 होगा, 4 माइनस 1 3 आपके पास, यहाँ पर डाल के देख देना, ठीक है, यहाँ पर डाल देना या फिर यहाँ डाल देना, मर्जी आपकी। 4, तो x कितना आपका आ गया 4 माइनस 1, तो आपका 3 आ गया। तो एग्जाम में आपको उसको ऐसे ही हल करना है, एक बार ना ट्राई करना है कि आप ना जो नॉर्मल मेथड बताया ना, अगर आप उससे कोशिश कर सको, करना था ट्राई, कितना टाइम लगता है और आंसर सही आता है नहीं आता, वो भी है, उसमें आपको सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा वैसे। ठीक है, तो आपको ऐसे आपको हल करना है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये भी सेम क्वेश्चन है वैसे ही आपके पास, और थोड़ी सी डिजिट बड़ी है, ठीक है, वहाँ छोटी थी आपकी डिजिट। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब अगर एग्जाम में आता है ना आपके पास कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अगर x बराबर आपके पास क्या a है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था, अगर x बराबर a आपके पास है, इसका मतलब आपके पास क्या होता था कि ये x वाले अक्ष में आपके पास कहाँ से काटती है, a से काटती है, इसको मैं a मान लेता हूँ, यहाँ से ये लाइन काटते जा रही है, लाइन काटते हुए जा रही है। और यहाँ एक और चीज़ कर देना कि a और b ना दोनों ये 0 से बड़े हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव साइड में कर दिया इसको। y कितना है, b है, तो मैं b को यहाँ मान रहा हूँ,
ठीक है, वाई इक्वल टू कितना आपका हो गया, बी हो गया, एक्स इक्वल टू कितना आपका हो गया, ए आपके पास हो गया। ठीक, तो यहाँ का निर्देशांक आपके पास क्या होगा, ये आपका ए कॉमा बी होगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो आपका हल कितना आपका आ रहा है, आंसर कितना आपका आने वाला है, आंसर आपका ए कॉमा बी आपका आने वाला है, ए कॉमा बी आपका आने वाला है। समझ गए? ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको हल करना है इसको, वरना आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी दे रखे ऑप्शन पहले से दिख रहा है कि एक्स आपके पास ए है, वाई आपके पास बी है, ये तो पहले से गिवन है। बट कहाँ पर आप काटेगा ग्राफ, तो अगर वो पूछता है ना कि कहाँ पर आपके पास प्रतिच्छेद करेगा, कहाँ पर ग्राफ आपका इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको कौन सा होगा, ए कॉमा बी पे आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास, ये सिंपल है। ठीक है क्वेश्चन तो, कि अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पहले आपको देखा कि ए बी सी, और इसको मैं मान लेता हूँ कि जीरो से बड़े हैं सारे, जीरो से बड़े हैं आपके पास, ए बड़ा, ए छोटा है बी से, बी छोटा है आपके सी से। अब मेरे पास एक, मेरे पास क्या है समीकरण, मेरे पास क्या है देखो, वैसे आपको ना एक चीज आपको, एक और बात आप ध्यान रखना कि अगर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास एक्स भी है, वाई भी है, नंबर भी है, और एक सिंपल आपकी ऐसी है कि एक्स बराबर आपके पास ये हो गया, तो आपको ना हमेशा हल मिलता है। यानी अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हमने चार प्रकार की इक्वेशन पढ़ी थी, हमने चार प्रकार की इक्वेशन पढ़ी थी आपके पास, जो आपकी ऐसी वाली इक्वेशन होती है ना, अगर आप कोई भी और प्रकार की इक्वेशन लोगे, आप एक्स इक्वल टू ए ले लो, ठीक है, फिर एक्स, या फिर आप क्या ले लो, वाई इक्वल टू बी ले लो, ठीक है, ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे ले लो, एक्स इक्वल टू वाई ले लो, ये ना हमेशा सबके साथ कुछ ना कुछ हल बनाती है। नहीं नहीं, हमेशा नहीं, ठीक है, इसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है, इनके साथ भी हमेशा हल बनाइए, कुछ ना कुछ आपको हल मिलने वाला है इनके साथ। ठीक है, इनके साथ आपको हमेशा हल मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें मैं ग्राफ की मदद से आपको बताता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं एक्स की जगह पर सी डालूंगा, तो मुझे वाई का कुछ ना कुछ मान मिलने वाला है। ठीक, अब मैं एक बार ग्राफ में बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सी मेरे पास यहाँ मान लेते हैं, सी, हम सी को ना यहाँ मान लेते हैं, ये मेरा क्या हो गया, सी मेरे पास हो गया, ये यहाँ से कट करते हुए जा रहा है, यहाँ से कट कर रहा है, ठीक है, सी पे। और अगर मैं इसको देखूंगा, अगर मैं ए बी से भाग कर दूं, तो मेरे पास क्या बनने वाला है, अगर मैं इसको भाग कर दूं ए बी से, तो यहाँ पर बी से बी कट गया, तो मेरे पास क्या आने वाला है, एक्स अपॉन ए। जब इसको भाग करूंगा ए बी से, तो मेरे पास आने वाला वाई अपॉन बी, और बराबर में आने वाला वन। ए अपॉन बी से मैंने भाग कर दिया, पहले यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका क्या है, बी आपके पास है। ठीक, ठीक है, अब ऐसा वाला कोई समीकरण होता है ना, और ए बी आपके क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो कहाँ काटेंगे आपके पास, यहाँ पर काटने वाला आपके पास। ठीक है, एक्स में काट रहा है ए पर, वाई पे काट रहा है बी पर, तो ये आपको ना ऐसे काटते हुए जा रहा है, यहाँ मान लो, ठीक है, यहाँ काट रहा है, तो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं मिलती है आपस में, कहीं ना कहीं आपस में मिलने वाली है। तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, नो सॉल्यूशन यहाँ पर गलत होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये भी गलत होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है आपको, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। वरना आप लोग चाहो ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू भी चेक कर सकते हो, वहां से भी आपको हल मिलने वाला है। यहाँ पर ए वन कितना आपके पास, ए वन आपका है वन, ए वन आपका कितना है, ए वन आपका है वन, ए टू कितना आपके पास यहाँ पर, ए टू कितना आपके पास, ए टू आपके पास यहाँ पर बी है, और बी वन कितना आपके पास, बी वन आपका है जीरो, बी टू कितना आपके पास ए है। अगर मैं वन बाय बी करता हूँ, क्या ये बराबर होगा जीरो अपॉन ए के, यहाँ तो जीरो अपॉन आंसर आ रहा है, ये बराबर नहीं है आपके पास। और अगर ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू बराबर ना हो, तो आपके सॉल्यूशन कैसे आते हैं, आपके आपके आते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है आपको। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में कर दिए हैं यहाँ पर, बाकी ये क्वेश्चन जो बचा है इसको मैं अगली वीडियो में करूँगा। ठीक है, बाकी जो आप लोगों को होमवर्क दिया है उनको आप ट्राई करना, और इस लेक्चर में फिलहाल इतने रखते हैं। अब इसके आगे दो और लेक्चर आपके पास आने वाले हैं, जहाँ पर हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने वहाँ पर क्वेश्चन भेजे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है आपको। अब दो लेक्चर बचे हैं, लेक्चर 3 और 4,
जहाँ पर हमको भी एक और चीज़ पढ़नी है। अभी इसमें एक टॉपिक छूटता है, उसको हम करेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद हमारा जो लास्ट वीडियो होगी वहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे केवल, और उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।